अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर में एक बार फिर से गैंग वॉर ने तेजी पकड़ ली है और ये खानदानी दुश्मनियां थमने का नाम नहीं ले रही। इसमें कौन क्या किरदार अदा कर रहा है और इन खूनी दुश्मनियों की भेंट अब तक कितने अफराद चढ़ चुके हैं, क्या कोई इसे कंट्रोल कर पाएगा? रियासत इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? ये दुश्मनी का आगाज कैसे हुआ और इख्तिताम होना मुमकिन है या नामुमकिन, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त सहाफ़ी बरादरी के लीडर लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं ये लाहौर में हो क्या रहा है, कब ये गैंग वॉर का सिलसिला ख़त्म होगा, क्या इसी तरह चलता रहेगा? उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, आपने वक्त दिया। अंसारी साहब, आप सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी रहे और जब ये दुश्मनी, खौफनाक दुश्मनी का आगाज़ हुआ तो तब मेरे ख्याल से आप क्राइम रिपोर्टिंग ही कर रहे थे। ये पहले तो आगाज कैसे हुआ, फिर ये थम क्यों नहीं सकी और बढ़ते बढ़ते अब ये तीसरी नस्ल तक पहुंच गई? क्या वजूहात समझते हैं इसके पीछे अंसारी साहब? शुक्रिया सलमान साहब, पहले तो आपका आप भी जब हम क्राइम रिपोर्टिंग करते थे तो ये मामला हनीफे बाबे याद होगा आपको, उन दोनों का जो है वो टॉप 10 में वो लोग थे, हनीफा बाबा, ताहिर प्रिंस, ये वो हम कालिया, वो फलां कालिया, तो रईस कालिया, ये लोग सारे होते थे। ये हनीफा और बाबा जो होते थे, ये बिल्ला ट्रका वाला जो इसके टीपू साहब के वालिद, टीपू के वालिद जो थे वो उनके ही मुलाजिम होते थे तकरीबन सारे। अब चूँकि इधर से टीवी बाट साहब थे, उधर से ये थे, अब इनकी आपस में कोई इतनी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये जो बाबा हनीफा थे ये उसी के बिल्ला ट्रका वालों के मुलाजिम ही होते थे। सही। और उनसे कि ये उस वक्त ये कोई 16 साल की तो बात है कि तलखियाँ जो है वो शुरू हो गई। वो जो तलखियाँ शुरू हुई तो उसके बाद बाबा हनीफा जो थे वो यहाँ से निकल के भट्ट साहब की तरफ जो है उनका टिल्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद वो जब उस वक्त जो बात थी कि ये इनके थ्रू जो है वो बिल्ला ट्रकों वालों का उसका मर्डर हो गया। जब वो मर्डर हुआ तो उसके बाद इनका भी हो गया। अच्छा, ये वो समझते थे कि इस मर्डर में भट्ट साहब थे, लेकिन भट्ट साहब ने उसको डिसोन किया कि यह मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो ताल्लुक टीवी भट्ट के साथ बना दिया गया। और उस वक्त भी डिसोन किया टीवी भट्ट ने कि मेरा बिल्कुल इससे ताल्लुक नहीं है, ये इन्हीं के बंदे थे, मुझे इस बारे कत्ल के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो ये वो स्टार्ट है, ये बिल्कुल शुरुआत है जहाँ से वो कत्ल हुए। तो जब बिल्ला जो कत्ल हुआ, बिल्ला ट्रका वाला, तो ये पर्चे इधर हो गए, तो स्टार्ट टीवी भट्ट और गोगी भट्ट जो है उसके अंदर मुलजिम बन गए। और ज़रा वो मौके पे थे नहीं, 109 की FIR जो है वो शुरू हो गई कि इनकी इमाम पे फलां ने कत्ल किया। अब ये तो शुरुआत है। अब शुरुआत जहाँ से इनकी दुश्मनी जो है वो मेरे ख्याल आगाज हो गया, उसका आगाज हो गया। क्या उस वक्त किसी ने कोशिश नहीं की कि ये दुश्मनी जो है वो इतनी फैल सकती है, इसे मौके पर ही खत्म करने की कोशिश, कोई इंतजामिया इन्वॉल्व हुई या लोगों ने कोई कोशिश की? बड़ी सलमान साहब, जब ये कत्ल हुआ तो उसके बाद बहुत शहर के बड़े लोग, पुलिस वाले भी, ये भी लोग, ताकि ये मामला इधर थम जाए और ये मजीद आगे दुश्मनदारियों में ना तब्दील हो और कोई ये, लेकिन वो मामला थमा नहीं। कुछ अर्से बाद जो है टीपू जिसका खुद कत्ल हो गया, एक दूसरे से टीवी भट्ट का फायरिंग के मामला शुरू हो गए। वो उसके फील्डिंग लगा रहा है, वो इसकी फील्डिंग लगा रहा है। इनकी आपस में इन्फॉर्मर भी बड़े तेज थे। गैंग वॉर शुरू हो गई। गैंग वॉर जो है वो स्टार्ट हुई। जब स्टार्ट हुई ये तो 90 की दहाई से शुरू हुई। ये 94-3 ये तब, मतलब इसको आप बात को आप यकीन करें कि 27-28 साल हो गए। अब कम से कम 27-28 साल में कोई ऐसा लाहौर का लोग हैं जिन्होंने जो ये शुरू भी कराते और इनकी सुलहें भी कराते। आपके यहाँ पे कितने ग्रुप्स की कुरान हलफ पे सुलह हुई और वो हो गई, मतलब ये मियां खलाक गुड्डू और रहील असगर वगैरह में सुलह हुई। ये बड़ी खौफनाक दुश्मनी थी, इसमें भी दर्जनों लोग मारे गए, कई मारे गए, इधर भी मारे गए, उधर भी मारे गए। बिल आखिर शहर के लोगों ने सुलह करा दी और वो मतलब मियां खलाक गुड्डू साहब बाद में बेचारे अब अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन ज़ाहिर बीमार थे और वो तबाही मौत। लखो डैर वाली दुश्मनी भी खत्म हो गई, फिर वो भी खत्म हुई। बाबर लखो डैर वो मर्डर हो गया। उसके बाद कैसर भट्ट निकल आया बाहर। देखिए, बात ये है कि लाहौर में मैं ये जो गैंग्स हैं ये किधर से आ गए शूटर, ये कहाँ से गैंग्स बनते हैं, ये गैंग्स कौन बनाता है, ये जुर्म कैसे होता है? सवालात जो हैं पुलिस पे
आखिर में पुलिस के ऊपर एक सवालिया निशान आ जाता है। सवालिया निशान तो पुलिस पे है कि भाई ये गैंग्स कैसे बनते हैं, गैंग्स वार वो क्यों नहीं खत्म करते, ये फायरिंग के तबादले कैसे होते हैं, इनके इन्फॉर्मर क्या बात करते हैं, ये वॉर कैसे थमेगी, मुलजिमों को कैसे कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। आप इतनी खौफनाक कत्ल होते हैं, आप उसकी ऐसी FIR देते हैं और आपने भारी रकूम के एवज आप उनको फेवर देते हैं, वो कत्ल की बेलें होती है, वो वापस आ जाते हैं, काम शुरू हो जाता है। पुलिस पैसे लेती है। क्यों देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि वीक जब आप एक कमजोर किस्म का चलान बनाएंगे, सही, जिसमें पता लग रहा होगा कि यार इसमें तो स्मेल आ रही है कि ये पुलिस ने चलान भी बनाया इतना कमजोर, वो खुद ही बताता कि इसमें पैसे इन्वॉल्व हैं, वो चलान ये भी बताता है कि इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, मतलब ये इसमें कितना पेटी और खोखे चले गए हैं। सही। तो वो बात ये है कि इनको सजा हुई हो, एक सही सजा हो जाए, इनको 25 साल हो या ये कोई कत्ल करता है उसको सजाए मौत हो, बिल्कुल, तो ये शायद उस खौफ से ये खत्म हो जाए। अब इस 25 दुश्मनी को 25 से 30 साल गुजर गए। देखें, बिल्ला वो गया, फिर टीपू गया, फिर टीपू का बेटा बलाज चला गया। 3 दिन पहले टीपी भट्ट साहब का बिनोई, एक शरीफ आदमी जवेद भट्ट साहब, और वो अपनी बीवी के साथ बैठे, बच्चों के साथ बैठे हैं, उनकी बेटी बैठी है, और वो उसी खूनी खेल का शिकार हो गए जो सोच भी नहीं सकते थे कि भट्ट साहब तक चले जाएंगे। वो एक शरीफ आदमी, सुने कोई असला, कोई गनमैन, कोई चीज, कोई ताल्लुक ही नहीं। जवेद भट्ट साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूँ। अच्छा। जिंदगी में कभी छुरी भी नहीं हुई इनके पास। वो ताजर रहनुमा थे और वो देखें, और वो अकबरी मंडी या ब्रांचो रोड में कारोबार करते थे। वो कारोबारी शख्स थे, वो कारोबार से उन्होंने अपने बच्चे पाले हैं। उनके दोनों बेटे हमजा भी और हैदर भी इंतहाई शरीफ बच्चे हैं। अच्छा। उन्होंने अपने घर में अपनी बेटी, उन्होंने अपने घर में ये जो जाहिर है उनका मामू वो टीवी भट्ट था, लेकिन भट्ट साहब ने मेरे बच्चों को उस तरफ जाने नहीं दिया। भट्ट साहब उनका ताल्लुक था, लेकिन उन टीवी भट्ट साहब उनके बच्चों के मामू भी हैं, लेकिन वो इंतहाई पढ़े लिखे बच्चे हैं। उन्होंने ऊपर लेवल की पढ़ाइयाँ की हैं, वकील बने, बैरिस्टर बने। ये उनके घर की तरबियत थी कि यार ये काम चल रहा है, लेकिन उन्होंने बच्चों को बचा के रखा। आज ये देखें कि जवेद भट्ट जो एक ताजर रहनुमा थे और इस शहर में बड़ा अच्छा नाम से थे, मैं जाती नमाजी आदमी थे। अपनी उनकी वाइफ, हमारी बहन बैठी है, उनकी बेटी पीछे बैठी है, और उनको यहाँ देखें ना, पहले ना ये तो शूटर थे, पहले यहाँ पे सलमान एक कोई तकद्दस भी होता था। अब बहनें बच्चे बैठे हैं, हम उनको फायरिंग करके मार दिया, और वो हमारी बहन को भी गोलियां 2 लगी। बड़ा जर्फ होता था दुश्मनदारों का पहले, तो वो ऐसे नहीं करते थे, ऐसे हमले छोड़ देते थे। वो इस किस्म की जो फील्डिंग लगती थी, वो कहते थे नहीं यार आज बीवी बच्चे हैं, नहीं यार फिर कभी कर लेंगे। हाँ, लेकिन ये इतनी दरिंदगी है, मैं नहीं समझता कि इसमें देखिए इस FIR में मुझे बड़े लकूने नजर आए हैं। क्या इसमें 780 नहीं लगती है इसमें, या 109 नहीं है इसमें 109 भी शामिल नहीं की गई। अच्छा, वो दरखास्त के मतन पर डिपेंड करता है ना अंसारी साहब, आप क्योंकि सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी है, दरखास्त ही उस तरह से नहीं लिखी गई मेरे ख्याल। मैं आपकी बात को दुरुस्त समझता हूँ कि मैंने वो जब दरखास्त पढ़ी या जब FIR दर्ज हुई, वो मैंने उसकी जो तहरीर पढ़ी है, उस तहरीर के मुताबिक तो ये दोनों नहीं थी। हाँ जी। जब आपने जो तहरीर देनी है, पुलिस ने वही पर्चा दे देना, वही पर्चा। लेकिन यहाँ पे 3 से 4 मरतबा दरखास्त तब्दील भी करवाती जाती रही। शकील भट्ट को भी नामजद कर रहे थे वो इस मुकदमे में। ये बात भी आपकी दुरुस्त है कि ये जब दरखास्त लिखी गई, कुछ 4-5 बजे से काम शुरू हुआ दरखास्त का, तो ये दरखास्तें जो बताया गया है कि दरखास्तें बार बार तब्दील हुई, उसमें कई शकील भट्ट और कई पुलिस अफसरों के नाम जो हैं उन्होंने शामिल थे। अब ये किस जगह पे बात हुई, किस जगह पे जाके उनके नाम निकले, इस्तगासा वापस आया, दूसरी दरखास्त एक आम दरखास्त गई, ये भी एक सवाल है कि क्या वो लोग होने चाहिए थे। देखिए, मैं ही समझता हूँ कि किसी को आप ऐसे ही नॉमिनेट करेंगे तो बिल आखिरकार अदालत उसे छोड़ देगी, बिल्कुल वो शवायद से निकल जाएगा। आपके पास पक्के शवायद हैं तो जरूर उसे नॉमिनेट करें, चलान तकड़ा बनाएं ताकि उसको 25 साल सजा हो या वो तख्तादार पे लटक जाए। मैं समझता हूँ कि जो पर्चा मैंने देखा है, जो आप भी अपने सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, आप अपने अरसे से आपने अखबार में काम किया, आप एक TV शोज करते हैं, मैं समझता हूँ सलमान वो पर्चे में मुझे तो काफ़ी लुकोना नजर आए। मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन एक सीनियर है, एक साफी, एक क्राइम रिपोर्टर की हैसियत से जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि वो इतनी कोई अच्छी FIR मुझे लगी नहीं। तो ये चूँकि वो मुद्दई हैं, ये उन्हें पता होगा, उनके वकला को पता होगा। मैं उसमें यही समझता हूँ कि देखें, उसमें गवाहान होने चाहिए थे। हमारी बहन है, वो कल को जब ये केस चलेगा, ट्रायल में आएगा, तो
तो जब वो अदालत में खड़ी होंगी जिरा तो होगी। जिरा बड़ी खौफनाक होती है और वकीला जो है हजरात वो बड़े खौफनाक सवाल करते हैं। तो क्या ये आना जाना लगा रहेगा इस कत्ल के बाद? तो मैं नहीं समझता कि इस कत्ल के बाद जो है अब इसको कैसे परसू किया जाएगा। क्या ये शूटर जो हैं वो पुलिस के नरगे में आएंगे? क्या उन्हें सजा होगी? क्या या ये खूनी खेल जो है ये मजीद तकवीर पकड़ देगा? क्या ये शुरू हो जाएगा काम? तो हमारी तो ये दुआ है उस शहर के लिए भी कि ये जो पुरानी दुश्मनदारियां हैं ये खत्म होनी चाहिए। देखें अल्लाह ने उनको ले लिया, जो भट्ट साहब को अल्लाह ताला उनको भी जो है वो देखें अब अमीर फतेह है या उनका भाई है अमीर देखें उनका मनसब जो है अब उनका भी भाई कत्ल हुआ, उनका दादा गया, बाप गया। मैं ही समझता हूँ बड़ा नुकसान। अल्लाह ताला उनको भी गरीके रहमत करे। उनका भी नुकसान है, इनका भी नुकसान है। क्या ये नुकसान ये कहाँ स्टॉप होगा? ये दीवार किधर खड़ी होगी? अच्छा, कौन नहीं होने देता? अमन अंसारी साहब और पुलिस का इसमें खास तौर पर क्या किरदार देखते हैं आप? देखिए मैं बड़ी क्लियर बात करूंगा। एक तो इसकी तफ्तीश सीआईए में नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ओसीयू जिसे आप कहते हैं वो तो गार्ड है खुद एक बहुत बड़ा। अच्छा, इसकी ओसीयू में तफ्तीश होनी नहीं चाहिए। सही। ये देखें मैं समझता हूँ क्या यही 4-7 लोग हैं जो ये बड़े कारीगर हैं, इनका रेट बहुत बड़ा है। अच्छा, इनका रेट बहुत ज्यादा है। देखिए जो शहर में बातें होती है, बात ये है कि ये वो लोग हैं जिनका ये वो वाले ऑर्गेनाइज क्राइम में लोग लगे हैं जिनका दोनों ग्रुपों के साथ ताल्लुक है। दोनों ग्रुपों के साथ बड़ा गहरा। ये दो तरफ खेल जाते हैं अंसारी साहब। ये देखे ना, ये दोनों तरफ खेलते हैं, उसकी बात उधर उसकी बात उधर। क्या ये दोनों ग्रुप बेवकूफ हैं? ये बेवकूफ ये मजबूर है। ये देखे ना, उनकी बात कर रहे हैं, उधर बात कर रहे हैं। मैं ही समझता हूँ कि ये जो भट्ट साहब की भी तफ्तीश है, इसके कोई इतना हाई प्रोफाइल अच्छे इन्वेस्टिगेटर बनाने चाहिए एसपी की सरबराही में, वो सीआईए के लोग ना हो। एक तो उसके बाद समझ आ जाएगी क्या यही 7 लोग तफ्तीश कर सकते हैं। बाकी ये 34,000 की उन्होंने यहाँ लॉग फोर्स रखी हुई है, उसमें कोई सिपाही नहीं है, कोई थानेदार नहीं है, कोई एसपी नहीं है, कोई डिप्टी नहीं है, कोई एसपी नहीं है। तो इस कत्ल की तफ्तीश करे, तो इस कत्ल की तफ्तीश बननी चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। और ये जब पकड़ा जाए और इस शहर के, मैं कहता हूँ ये गवर्नमेंट हुक्मरान तबके को भी बैठना चाहिए। देखें रियासत को किरदार अदा करना है, रियासत को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, आइंदा नस्लों को बचाना चाहिए। सही। वो जवान बच्चे हैं, उधर भट्ट साहब के भी जवान बच्चे हैं, उधर वो भी है। ये आइंदा नस्ल जो है ये जो सरायत कर रही है दुश्मनी, ये इधर स्टॉप हो जाए और स्टॉप हो जाए। और वो कैसे मुमकिन है? सजाएं मिले अगर मुल्ज़िमान। अब इस केस की कत्ल तफ्तीश बड़ी मेरिट पे हो, मुल्ज़िमान कैफे किरदार तक पहुंचे, उसके बाद जो कुछ हो गया रियासत अपना किरदार अदा करे, पुलिस अपना किरदार अदा करे, शहरी अपना किरदार अदा करें, साफी अपना किरदार अदा करें, इसमें सारे सेगमेंट, ताजर अपना किरदार अदा करें, इसमें सारे सेगमेंट बैठ जाएं। कुरान हलफ पे जाके, मैं तो कहता हूँ मदीने जाके बैठे, वहाँ जाके इनकी सुलह हो, ताकि कम से कम अगर कोई उसको ब्रीच करे तो कम से कम वो खुदा के सामने जवाब दे होगा, उसकी पकड़ भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि इसको ख़त्म होना चाहिए दुश्मनी को। ये बहुत हो गई। अब हर जुबान पे, ना सिर्फ लाहौर का, तो हर बच्चा हर बड़ा उसके घर में यही टॉपिक है कि अब क्या बनेगा, अब टीवी पर किसको मार देगा, अब ये किसको मार देंगे। देखें वो बच्चे, वो बच्चियां हमारी, जो हमारे बच्चे अब भट्ट साहब के बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, क्या वो घर में नजरबंद हो जाए? बिल्कुल। क्या वो अपना काम ना करें, वो अपनी पढ़ाई ना करें, वो अपनी रोटी रोजी के लिए बाहर ना निकलें? अब मंडलाते रहेंगे, आगे पीछे देखेंगे, कैसे वो निकलेंगे? मैं दूसरी ग्रुप की भी बात करता हूँ। तो हो सकता है असला भी थाम ले हाथों में अपनी सिक्योरिटी के लिए। तो फिर तो नहीं, वो थामना पड़ेगा उन्हें, वो उनकी मजबूरी लग गई है। अब मजबूरी है ना, बाप कत्ल हो गया। देखें भट्ट साहब जब कत्ल हुए, उनके पास तो गाड़ी के अंदर एक इतना ससुआ भी नहीं था। कहते हैं कोई लाइसेंस भी नहीं था, ना कोई पिस्टल उनके नाम पे, ना पिस्टल है, ना कोई लाइसेंस है, ना कोई उनके पास नजायज असला है। गाड़ी में जिस गाड़ी पे फायरिंग हुई पुराने मॉडल की गाड़ी है, जाके देख लें, पूरी 60 गाड़ी की हुई, उसमें से इतनी सी कोई चीज नहीं निकली। चूंकि वो उनको ये था ही नहीं कि मुझे मेरे तक आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अब देखें इस पे रिएक्ट वो कैसे करते हैं। इस पे रिएक्शन तो मुझे तो लगता है कि इस पे रिएक्शन आएगा, लेकिन मेरी ये दुआ है इस पे रिएक्शन ना आए। इस पे रिएक्शन ना आए, भट्ट साहब के कातिल पकड़े जाएं, वो सजाए मौत पे जाएं और ये यहाँ थम जाए, और ये फिर एक दीवार ऐसी बने कि आइंदा के बाद किसी को नुकसान ना हो, हमारी आइंदा नस्लें जो हैं वो इस पे सेफ रहें, उनके खौफ के साए ख़त्म हो, वो घर से निकल सके, अपनी ज़िंदगी जी सके।
अच्छा, अंसारी साहब, अमीर बलाज के कत्ल केस का भी तो कुछ नहीं बना, उसको उस केस में भी इंसाफ पुलिस को देना चाहिए, काम करना चाहिए, उस पर भी होना चाहिए। एग्रीड। अमीर बलाज का भी कत्ल हुआ, उसके अंदर एक एहसन शाह था, उसका मुबैना कत्ल हो गया। मैं तो उसको कत्ल ही कहूँगा, और वो सबके सामने है, सब आपने स्टोरीज दी, हाथ बने मुंह बंधा उठा के। मैं समझता हूँ कि उसको उस कत्ल से किसको फायदा हुआ, इस पार्टी को, ए को या बी को। देखना ये है कि किसको फायदा उसका, और इस कत्ल के पीछे क्या मुहरकात थे, क्यों चला गया वो, क्यों कत्ल हुआ, उसको क्यों मार दिया गया। मुबैना तौर पे हम तो ये नहीं कह सकते जो उन्होंने वकूआ बनाया, वो तो एक मुकाबले का वकूआ है, उसके बाद एक FIR दर्ज की जाती है। एहसन शाह की मैं बात कर रहा हूँ, FIR जिसमें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट का नाम भी है। तो मैं ही समझता हूँ कि इस किस्म के जो एक्ट पुलिस की तरफ से है ना, वो बंद होने चाहिए। ये देखें, रिएक्शनरी है ना। आपने एक मुकाबला बनाया मुबैना, उस मुकाबले के बाद आपने एक FIR भी दे दी, उसके भाई पे भी दे दी, उसकी बीवी को भी बिठा लिया, टीवी भट्ट और गोगी भट्ट को नामजद कर दिया। ये अलग एक मुकदमा ऑडियो लीक होने के बाद अगर ये प्लानिंग का, अगर ये ऐसा ना करते तो क्या वो जो ये इस मुकदमे, और क्या अमीर बलाज के कत्ल की तफ्तीश ठीक होनी चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो वो ठीक होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त। उसके बाद भट्ट साहब की कत्ल की तफ्तीश ठीक होनी चाहिए। जब देश में इसमें पुलिस का बड़ा अहम किरदार है, बहुत ही अहम किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि आज मैं ये भी कहूँगा, अमीर बलाज के कत्ल की तफ्तीश भी वहाँ से निकाल लेनी चाहिए, OCU से निकाल। अच्छा, निकाल लेनी चाहिए। ये कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। अच्छा, ये एमी जाली स्पेशलिस्ट बने हुए हैं। मैं भी सबको जानता हूँ, आप भी जानते हैं। ये कौन से इतने कारीगर हैं, ये किस डी पे सेहत करते हैं? किसी को उठाया, बंद किया, मारा कुटा, इस किस्म का 3rd डिग्री है कि पूरी दुनिया में नहीं होती। उसके बाद उनका रेट बहुत बड़ा है, इतने पैसे मांगते हैं। तो इनको कोई लगाम देने वाला नहीं है। इनको सपोर्ट भी तो होगी ना अंसारी साहब, जो धड़ल्ले के साथ ये सब कुछ करते हैं। सलमान साहब इनको सपोर्ट है, तो ये बैठे हुए 25-25 साल से। ये तो इनको सपोर्ट ना हो तो ये कैसे यहाँ पे बैठ जाएं? एक बारी आपको इनको हटा लें, पूरा पाकिस्तानी इंटरनेशनल सिफारिशें कराते हैं ये लोग, इनके यहाँ नहीं, इनके बाहर बड़े सिफारिशी बैठे हैं। मैं समझता हूँ कि ये जब एक कोई माफिया की शक्ल अख्तियार कर दे, तो फिर मैं समझता हूँ कि इनके सामने खड़े होके इनको साइड पे करें, इन दोनों कत्लों की तफ्तीशें ठीक करें, समझ आ जाएगी, क्या पता लग जाएगा इसमें तीफी भट्ट इन्वॉल्व है, गोगी भट्ट इन्वॉल्व है कि या वो बेकसूर है। यहाँ पता लग जाएगा कि क्या इन्होंने जो पर्चा कराया इसमें कौन इन्वॉल्व है, ये बेकसूर है। असल आप कसूरवार की तरफ नहीं जा रहे, आप उनके घरों को नॉमिनेट कर रहे हैं। बिल्कुल। कल जो भट्ट साहब जो बेचारे कत्ल हुए हैं, उनके घर के सामने उनको पता ही नहीं था, आप इनके घरों में घुस गए हैं। तो खुदा के लिए इनके घरों से निकलें, इन बच्चों को जीने दें। ये बच्चे हैं, अमीर फतेह भी बच्चा है, मुस्तफा भी बच्चा है, उधर हमजा भी बच्चा है, उधर हैदर भी बच्चा है। ये सारे बच्चे 23, 24, 25 साल के बच्चे हैं। वो यार उनको जीने न दें, उनकी पढ़ाई की उम्र है ना, कि आपने उनके मोंडों पे गन्ने डाल दिए हैं और वो पीछे उनके क्रूजर लगे हुए हैं, 20-20, 40 गनमैन लेके चलते हैं। शहर में क्या इसका इम्पैक्ट आएगा? ये भी एक तरह की कैदी होती है अंसारी साहब। ये सर ये नजरबंदी होगी ना, नजरबंदी। मैं कहता हूँ ये दोनों बच्चे हैं, अमीर बलाज है, अमीर बलाज चला गया, उसके दोनों भाई हैं। क्या उस वाक़े के बाद आज तक वो घर से निकल सके हैं? नहीं। क्या भट्ट साहब, गोगी भट्ट साहब के बच्चे बाहर कभी निकल गए? उनके भाई निकल रहे हैं। क्या आप कल ये 3 दिन पहले वाकया हुआ, क्या जवेद भट्ट साहब के बच्चे बेटी बाहर निकलेगी? नहीं। वो बेटी और उनकी बीवी ड्रामे से बाहर नहीं आएगी। इतना खौफनाक ड्रामा है। तो वो बच्चों की तालीम कैसे दिलवाएंगे, उन्हें आगे किस तरह लेके जाएंगे? ये तो सब कुछ मुतासिर हो रहा है। सलमान साहब, वो तालीम स्टक हो गई, उनका कारोबार स्टक हो गया। कैसे निकलेंगे ये लोग घरों से? उनको उसका डर है, उनको उनका डर है, आपके सामने है। तो जो ये वाकया हो गया, ये बड़ा, अब ये बहुत संगीन वाकया है। ये मैं सबसे ज्यादा इसमें पुलिस का किरदार है इसमें। तो कौन नोटिस लेगा इसको अंसारी साहब, कौन नोटिस लेगा और कौन इसे बेहतर करेगा? कौन इस पुलिस अफसरान को साइड पे लगाएगा? कौन इस सारे मामलात को बेहतर करेगा? किसकी जिम्मेदारी? रियासत की है। रियासत जिम्मेदारी है सर। आईजी साहब खड़े हो जाए ना। सही। आईजी साहब इसको रोज इसकी रिपोर्ट लें कि आया अमीर बलाज के कत्ल में और आया जवेद भट्ट साहब के कत्ल में क्या पेशरफ्त है। हर दूसरे तीसरे दिन वेटिंग करें, पुलिस से पकड़ें कि हाँ भी बताएं, DIGs को बताएं कि बताएं भी क्या इस पर डेवलपमेंट आपने क्या की। झूठ सच जाके बता देंगे और मान लेंगे, झूठ सच नहीं।
दयानतदारी से, मैं कहता हूँ इन्वेस्टिगेटर आप दयानतदारी से लेके आए ना, उनसे कहीं भाई इन्वेस्टिगेशन करें। मैं ये समझता हूँ सलमान साहब जब तक इसकी इन दोनों कत्लों की तफ्तीश ठीक नहीं होगी, अगर ये दोनों कत्लों की तफ्तीश ठीक हो जाए, अमीर बलाश की भी और जवेद भट्ट साहब की भी, तो ये शायद को 5-10% मुझे उम्मीद है कि स्टॉप लगे। अंसारी साहब, बहुत से पुलिस अफसरान के आपके साथ ताल्लुकात हैं, आप राब्ते भी रहते हैं, आप समझते हैं कि ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद हैं, और वो कौन से पुलिस अफसरान हैं जो इन सारे मामलात को बेहतर अंदाज से चला सकते हैं और मुल्ज़मान को भी मंजर आम पर ला सकते हैं? ऐसे कोई नाम जो सामने आपके अगर आए तो? मैं हमेशा बिलाल कमियाना साहब की तारीफ करता हूँ, वो उसकी वजह है, बिलाल कमियाना साहब ने लाहौर में और आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब ने लाहौर में नौकरी बड़ी की है। सही। बिलाल कमियाना साहब इसकी नाव हाउ इस शहर की बड़ी जानते हैं। सही। और वो एक इंतहाई प्रोफेशनल आदमी है और बड़ा ऑपरेट आदमी है। मैं समझता हूँ कि इस केस की तफ्तीश जो है वो बराह रास्त खुद देखें, निगरानी करें, CCPO को निगरानी करनी चाहिए। सही। देखिए, जब वो निगरानी करेंगे उनसे 19-20 आप कर नहीं सकते। सही। आप उनके सवाल बड़े मुश्किल होते हैं, आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे। फिर वो थोड़ा सा उनका लहजा तल्ख है, वो लहजा इसलिए तल्ख होता है कि वो जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो उंगली पे उनके टिप्स पे चीज़ें होती हैं, उनसे आप झूठ नहीं बोल सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों कत्लों को IG साहब के ये हुक्म, CCPO साहब आप खुद चीफ हैं इस पुलिस के, ये उन्होंने किसी को नहीं कहना, इन्होंने खुद देख लेना है। तो जैसे अभी प्रोग्राम में हम बता रहे थे मियां इमरान रशीद साहब के कि उन्होंने कत्लों का जो 8 साल 10 साल 20 साल से पकड़े नहीं गए, अब वो उनको देख रहे हैं कि ये FIR निकलवा ली, ये कौन लोग थे, ये अदम पता क्यों पड़ी हुई है, ये FIR क्यों पड़ी हुई है। वो बुला के DSP को SP को खींच रहे हैं, और खींचना भी चाहिए। वो एक 20 साल पहले कत्ल हुआ, वो उनके रो पीट के बैठ गए हैं, उनके कातिल ही नहीं पकड़े जाते। बड़े ऐसे केसेस हैं, बेबहा हैं, उन्होंने इतनी FIR जमा की हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो भी देखें CCPO साहब, ये दो जो कत्ल हैं इनकी भी FIR सामने रख लें, इनकी भी डे टू डे तफ्तीश देख लें। शायद अगर वो डायरेक्टली इनमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, शायद कि फिर अगर तफ्तीशें ठीक करा गए तो मेरा ख्याल है कि फिर इसके बेहतर नताइज बरामद होंगे, मुलज़िमों को सजाएं हों, चलान तगड़े बने ताकि वो अदालत से भाग ना सकें, और फिर शायद ये मजबूरी हो कि दोनों ग्रुपों में किसी सतह पर आगे सुलह हो जाए। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर मियां आबिद साहब मौजूद हैं। इन्हीं की जुबानी जान लेते हैं ये खौफनाक दुश्मनी जो अरसा दराज से चली आ रही है, ये मजीद आगे कितनी जाने निकलेगी या ये कहीं पर कभी थम भी सकती है। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां साहब, ये एक दो खानदानों के दरमियान चली आ रही ये लाहौर की एक बहुत बड़ी दुश्मनी, जिसने रिसेंटली जवेद भट्ट भी जिसकी बहन चढ़ गए, क्या समझते हैं इसमें कहाँ पर खराबी पैदा होती है, क्यों इस दुश्मनी की सुलह नहीं हो पा रही और तीसरी नस्ल में अब मुंतकिल हो चुकी है? इसमें कौन कौन खराबी पैदा करता है, कहाँ कहाँ करता है, और अब तक ये क्या कुछ हो चुका है? देखिए, ये 2 दहाइयाँ पहले ये दुश्मनी शुरू हुई। उस वक्त जब टीकू ट्रक्का वाले का बेटा, जो टीकू ट्रक्का वाले का बाप था, बिल्ला ट्रक्का वाला, वो कत्ल होता है 1994 में। तो उसमें बाबा हनीफा और वो दूसरे लोग उनके साथ जो उनके जाती मुलाजिम और उनके वफादार होते हैं, सही, वो उनको मारते हैं। लेकिन उसके मारने के पीछे एक रीज़न थी। रीज़न ये थी कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट का काम करते थे ट्रकों वाला ग्रुप, जिसमें अमीरुद्दीन और बिल्ला ट्रक्का वाला मशहूर हुआ अपने दौर में, काम तो इनका बहुत पहले चल रहा था। सही। तो इनका घर था शाहआलमी के करीब, वहाँ पे इनके रिश्तेदार भाई पहलवान वगैरह और दूसरे लोग भी अभी भी वहीं पे रिहाइश है। जी, अभी भी वहीं पे रिहाइश है। तो इन्होंने पहलवानी का शौक था, तो इन्होंने अपने घर के आगे जो डेरा था उसमें अखाड़ा बना रखा था। सही। वो पहलवानी करते करते वहाँ और भी लोग जाते थे, पहलवानी करते थे, दाव पेज लगाते थे, लेकिन वहाँ से फिर बदमाशी का आंसर शुरू हुआ। सही। तो उसमें जो उनका मुतारिफ ग्रुप है, तीफी भट्ट ग्रुप, तो ये तीफी उस वक्त जो है इसकी नीला गुंबद के करीब टायरों वाली दुकान होती थी। अच्छा जी। तो इसका भाई जो था वो शाहआलमी का ताजर था। वहाँ पे एक कब्जे की जंग शुरू हुई, वो इसलिए कि शाह मार्केट जो थी वो ऐसा ऐसा बढ़ती गई, पंजाब भर की क्या बल्कि पाकिस्तान भर की तिजारती सरगर्मियों का मरकज शाह मार्केट बन गई। तो शाह मार्केट जो है वो अब भी एशिया की सबसे बड़ी तिजारती मार्केट है। तो उस वक्त जब
वक्त शालम मार्केट बढ़ने लगी तो फिर कब्जों का मामला शुरू हुआ। टीफी बट किसी पे कब्जा करता था प्लाजे पर या प्लॉट पर तो बिला ट्रका वाला आगे आ जाता था, बिला ट्रका वाला कब्जा करता था तो टीफी बट आगे आ जाता था। ये होते होते उस वक्त बिला ट्रका वाला का बेटा जो टीपू ट्रका वाला के नाम से मशहूर हुआ, बिल्कुल, वो जमाने में कदम रख चुका था। तो उसने एक खातून से ज्यादती की। तो रेप के बाद ये हुआ कि जो रीफा बाबा था, जो कार खास था बिला ट्रका वाले का, तो उसने उनको कहा कि जी आप लोग जो है वो गिरफ्तारी दे दे, 2 लोग टीपू को गिरफ्तार। उस वक्त डीएनए फॉरेंसिक नहीं होता था, सही, तो मैं आपको रिहा करवा लूंगा। तो जब ये जेल में चले जाते हैं तो वो फिर शायद इनकी केयर नहीं होती, वहाँ पे ये अग्रेसिव हो जाते हैं और वहाँ से तीफी बट इनके साथ रब्ता करता है। सही, वापस आके वही हनीफा बाबा बिला ट्रका वाले को मार देता है। क्योंकि ये भी सुनने में आया है और उसमें कुछ पुलिस अफसरों की ज़बानी कि वो जो खातून जिसके साथ रेप हुआ था वो बाबा हनीफा के दोस्त की बहन थी। अच्छा, जिसकी रंजिश भी थी उसको, और फिर जेल में उनकी देखभाल वो भी करीब मोहल्ला था लोहारी, जी, वहाँ के रहने वाले थे दोनों, बाबा शफीक और बाबा हनीफा। तो ये फिर उस वक्त जब बिला ट्रका वाला कत्ल हुआ तो ये मशहूर हो गया, ये इल्जाम भी तीफी बट पे आया कि तीफी बट ने इसको कत्ल करवाया है। सही, मुकदमे में भी नामजद हो गए। था कोई वैसे मामला थे, वैसे तो मुखालिफ के मुखालिफ दोस्ती होते हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन इसलिए ज्यादा नहीं चल सकी थी क्योंकि बिला ट्रका वाला जब मर जाता है तो उस वक्त टीपू जो था वो इस मैदान में कदम नहीं रखना चाहता था। वो अपने बच्चों को लेकर दुबई शिफ्ट हो गया, दुबई चला गया। अच्छा, 3 उसके बेटे जिनमें अब एक तो रहा नहीं, अमीर बालाज, 2 रह गए। तो 2010 में जब वो वापस आता है तो एयरपोर्ट पे उसको मार दिया जाता है। फिर ये दुश्मनी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ती चलती जाती है। लेकिन टीपू जब बाहर भी रहता है तो उसका जो गैंग था या जो लोग उसके साथ थे वो उसके साथ अटैच रहते हैं, वो अपनी कार्रवाइयाँ उसके थ्रू करते रहते हैं। सही। तो 2010 में जब वो कत्ल हो जाता है तो उसके बाद उसका बेटा अमीर बालाज उसकी गद्दी पे बैठता है। वो कोशिश करता है कई बार, अब कहने सुनने की बातें हैं क्योंकि वो कोशिश करता है कि जी सुलह हो जाए, लेकिन कुछ लोग दरमियान में होते हैं जो सुलह नहीं होने देते। अच्छा, जिसकी वजह से ये दुश्मनी बढ़ती जाती है। ये जिनके मफादात वाबस्ता होते हैं मियां साहब। जी, जाहिर है कि जब कब्जे के मामला होते हैं, पैसे का मामला होता है तो उसमें मफादात आड़े आ जाते हैं, तो वो फिर एक दूसरे को जो है वो मिलने नहीं देते, सुलह नहीं होने मियां साहब पुलिस ने भी इसमें अच्छा खासा किरदार अदा किया है। देखें सलमान साहब, आप मुझसे भी बेहतर जानते हैं, आपने फील्ड वर्क मेरे साथ शुरू किया था और बहुत अच्छा फील्ड वर्क आपने किया कि पुलिस जो है जब 2 ग्रुपों में लड़ाई होती है तो दोनों तरफ से पैसा खाती है, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से दोनों खेल जाती है, खेलती है। ठीक है, वो खेलती है और इनको खिलाती है। ये फिर गैंग जो है ये फैलते चलते जाते हैं, बढ़ते चलते जाते हैं। अगर वहीं पे इनको स्नब कर दिया जाए तो शायद ये नौबत ना आती। अब अमीर बालाज जो है वो कत्ल हो जाता है 6-7 माह पहले। उसका जो शूटर है वो उसके शूटर उसको मार देते हैं, मौके पर जो कातिल है वो मर जाता है। तो एक मुलजिम जो है वो एहसन शाह पकड़ा जाता है। अब एहसन शाह जो है वो 7 महीने बाद, सलमान साहब मुझे बताएं कौन सी बरामदगी थी जिसके लिए उसको लेके रात के अंधेरे में जा रहे थे, और रात को ही लेके जाते हैं बरामदगी के लिए तो रात को लेके जाते हैं। अब उसने उसकी बीवी और भाई को फंसा दिया, जो एहसन शाह था। तो उसकी बीवी के पास वो पैसा था, वो जेवरात थे, जो उसके बाद में उसकी एहसन शाह की माँ ने भी कहा कि जेवरात और पैसे लेके भाग गई है। हमें तो अब भी ये अंदाजा है कि वो पुलिस की ही कस्टडी में वो भाग के कहाँ जा सकती है। सही। तो ये सूरत हाल है। अब जो FIR हुई है, अगर जावेद भट्ट जो कि मारे गए 3 दिन पहले, जावेद भट्ट केसेस की पैरवी कर रहे थे क्योंकि तीफी यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो मुल्क से बाहर है, तो उनके केसेस की पैरवी जावेद भट्ट करते थे। अच्छा। लेकिन बुनियादी तौर पर एक शरीफ आदमी थे और वो ना कोई गनमैन साथ रखते थे, ना कोई हरासमेंट फैलाते थे। कारोबार भी वही देखते थे, कारोबार को वही संभालते थे, वही सारे ताजरों के मामला तो। अच्छा। तो जावेद भट्ट को जब मार दिया जाता है तो बड़ी हालांकि हैरानगी की बात है कि गैंगस्टर हैं और इनके पास वकला की भी बड़ी तादाद है। खूब जो अमीर बालाज का छोटा भाई मुसब है वो भी बैरिस्टर है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तीफी भट्ट के पास भी वकला की कोई कमी नहीं है, तो फिर एक FIR जो करवाई गई है, मैं डेफर्स्ट से कह रहा हूँ कि वो गलत हुई है। वो गलत हुई है। अच्छा, वो क्या गलत है मियां साहब उसमें? देखिए, उसमें बताया गया है कि जी 4 शूटर 2 मोटरसाइकिलों पे ताकब करते हुए आते हैं। जब गाड़ी ट्रैफिक में रुकती है तो 2 शूटर जो है वो फायरिंग करते हैं। हाँ। उसमें जावेद भट्ट कत्ल हो जाता है, जबकि उसकी अहलिया जो है वो जख्मी हो जाती है। लेकिन उनको चूंकि फायर टांग पे और एक बाजू पे लगता है तो वो बच जाती है, उनकी हालत खतरे से बाहर हो जाती है। सही।
तो अब जावेद भट्ट का बेटा मुदई बन गया, उसने अपनी माँ को गवाह रखा कि मेरी माँ उन 2 शूटरों को शनाख्त कर सकती है। पहचान ली है। अच्छा, उन 2 शूटरों का जो नाम रखा गया है वो अमीर फतेह और कैसर भट्ट। बिल्कुल ऐसे। कैसर भट्ट इनका राइट हैंड है, टीपू ट्रकों वाला के दौर से इनके साथ चला आ रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा जी इनका नाम नामजद कर दीजिए। भाई अल्लाह के बंदे, जब जदीद दौर है, जब सीसीटीवी फुटेजेस, मोबाइल लोकेशन सामने आएंगी, तो ये जो गैंगस्टर हैं, अब कैसर भट्ट हो गया या अमीर फतेह हो गया, तो ये खुद तो मारने नहीं आए थे। जब गवाह ये कहता है कि ये थे मारने वाले, सीसीटीवी और लोकेशन कहती है कि नहीं ये तो नहीं थे, ये तो वहां थे, तो एफआईआर तो फारिग हो गई, एफआईआर खत्म हो गई। आपके ख्याल से ये एफआईआर कमजोर है? बहुत ज्यादा कमजोर है। इसमें अच्छा। तीफी भट्ट को बहुत ज्यादा फायदा है, ना तीफी भट्ट को कह रहा हूँ, वलाज फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा है। सही नुकसान है तीफी भट्ट फैमिली को इस तीफी एफआईआर। भट्ट। अच्छा मियां साहब, ये पता लगता है कि जहाँ पे वकूआ होता है शाहजमाल सिग्नल पे, वहाँ पर लगे हुए तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो खराब होते हैं। ये इस मुल्क का अलमिया कह सकते हैं आपके, कई जगह पे 8000 के करीब कैमरा जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन लाहौर में, लेकिन कई जगह पे जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पे भी नॉन ऑपरेशनल हैं। तो बदकिस्मती ये रही कि ज़हुरुल्लाह रोड पे, जहाँ ज़हुरुल्लाह रोड के करीब कैनाल रोड पे जहाँ ये वाक़या होता है, वो कैमरे नॉन ऑपरेशनल थे, उनसे कुछ नहीं मिला। लेकिन उसमें दूसरे शवाहिद बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं कि वो इकबाल टाउन में जावेद भट्ट की रिहाइश से उसकी रैकी कर रहे हैं। सही। तो इकबाल टाउन से लेके जब वो फरार होते हैं मुगलपुरा की तरफ, सही, तो वो सारे कैमरे जो सराउंडिंग के कैमरे हैं, उनमें से बहुत सारी चीजें पुलिस ने हासिल कर ली। वहाँ से तस्वीरें और पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस आ गई हैं। मियां साहब, आगे क्या बनेगा इस खूनी दुश्मनी का? क्या इसी तरह कत्लो गारत होती रहेगी कि ये थम भी सकती है? क्या रियासत को इसमें किरदार अदा नहीं करना चाहिए? जी, मैं आपको गुजारिश करूं कि इस वक्त मतलब पुलिस ऑफिसर ओन तो नहीं कर रहे, हुकूमत भी ओन नहीं कर रही, लेकिन हमारी इतलात ये हैं और मुसद्दका इतलात हैं कि हुकूमत और पुलिस ने मिल बैठ के ये तय किया है कि अब ना कोई गैंग रहेगा ना कोई डाउन रहेगा। तो उसके लिए उन्होंने इन लोगों को वापस लाना है जो बाहर बैठ के यहाँ गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। सही। उसके लिए आज से 3 माह पहले एक लेटर इंटरपोल को लिखा गया था। सही। तीफी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए। सही। लेकिन उसको क्योंकि परसू ना किया गया तो वो उस पर अमल नहीं हो सका। लेकिन अब ये जब जावेद भट्ट कत्ल होता है तो 3 दिन पहले मेरी एक पुलिस अफसर से बात होती है, तो वो ये कहता है कि दोबारा हम उसके रेड वारंट हासिल कर रहे हैं और इंटरपोल से दोबारा दरखास्त करके आप इसको लाना ही लाना है। अब उसमें ये नहीं है कि ये तीफी भट्ट सिर्फ आएगा, और भी जो गैंगस्टर आएंगे। केसेस में, शवाहिद में तो उनको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि इनका तरीकाकार ये रहता है कि ये जो भी केस का मुद्दई बनता है उसको फारिग कर देते हैं, उसको जान से मार देते हैं, तो वो केस की पैरवी करने वाला कोई नहीं। लेकिन हुकूमत जब रियासत तय कर लेती है कि खत्म करना है तो फिर ये खत्म हो। अब लगता है कि आपको आगे से मजीद मामलात नहीं होंगे, मजीद कोई नुकसान नहीं होगा। गैंग वॉर जिसे कह रहे हैं कि एक बार फिर से शुरू हो गई है, वो ऐसी बात नहीं है? जी, ये मैं तबसरे और तजिए सुनता रहा हूँ कि जी गैंग वार एक बार से फिर शुरू है। फिर गैंग वार तो खत्म नहीं हुई थी, जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लाहौर में गैंग्स जारी हैं और ये मामला चलते रहते हैं। उसी की एक कड़ी है, ये उसी की एक कड़ी है। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये वार ज्यादा चलेगी। उसकी वजह ये है कि ट्रकों वाला ग्रुप के 13 अपराध अब तक मारे गए। तीफी भट्ट ग्रुप का अपना बंदा पहला मरा है, जावेद भट्ट। और जब हुकूमत और रियासत तय कर लेती है और पुलिस तय कर लेती है कि खत्म करना है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा आगे बढ़ सके। अब उम्मीद है कि पुलिस एक्शन करेगी, रियासत ने भी जो है वो पूरा इसमें किरदार अदा करना शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, हुकूमत ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और रियासत इसके साथ है, तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि अब ये गैंग नहीं बढ़ेंगे, फले फूलेंगे नहीं, ये यहीं पे खत्म हो जाएंगे। यहीं पे खत्म हो जाएंगे। नाजरीन, जैसे कि मियां आबिद साहब सीनियर सहाफ़ी, सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी और उनका कहना है कि उनके ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि हुकूमत और पुलिस अब एक पेज पर आ चुके हैं और उन्होंने ये फैसला किया है कि जितने भी जराइम पेशा अफराद जो बाहर बैठकर यहाँ पर कत्ल गारत गिरी करवा रहे हैं, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा और उन्हें जो है वो बैरून ममालिक से पाकिस्तान ला के सजाएं दिलवाई जाएंगी और मज़ीद आइंदा ऐसा कोई नुकसान ना होने की उम्मीद जो है वो बता रहे हैं मियां साहब। नाजरीन, अरसा दराज से लाहौर में जारी गैंग वॉर फिर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। जावेद भट्ट के कत्ल के बाद मजीद नुकसान का भी अंदेशा है। पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर रही है? हमारे साथ जो मेहमान हैं
वो बड़े ही सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमाद असलम मौजूद हैं। बिल्कुल साथ मेरे मियां इमरान अरशद साहब, जो इस केस पर बहुत गहरी नज़र रखे हुए हैं। इन दोनों जो सहाफ़ी भाइयों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये दुश्मनी जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी, क्या ये थम सकती है, और पुलिस का इसमें क्या किरदार है। सबसे पहले रुख करते हैं जो पुलिस को बहुत करीब से जानते हैं। अक्सर औकात पुलिस अफसरान के साथ आप इनको देखते हैं, और पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर रही है, क्या कर सकती है और क्या नहीं कर रही, वो हमाद असलम की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। हमाद भाई बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत ही हसास मैटर हो चुका है क्योंकि गैंगवार एक बार फिर से सर उठाने लगी है, और इस गैंगवार को रोकने के लिए मुल्ज़मान को तलाश करना, उनकी निशानदेही करना, उनको गिरफ्तार करना पुलिस की अहम जिम्मेदारी भी है। अमीर बलाज कत्ल केस के जो मरकज़ी मुल्ज़म हैं तीफी भट्ट, उनके बेनोई जवेद भट्ट को और उनकी बहन को ज़ख्मी किया जाता है। बदकिस्मती से हम अब पुलिस का यहाँ से काम शुरू होता था जो कि उन्होंने नहीं किया। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुल्ज़मान का रास्ता देखा जा सकता था कि किन रास्तों का इस्तेमाल किया गया, किन रास्तों से वो आए, किन रास्तों से वो फरार हुए। लेकिन पुलिस ने जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया था, ये थानों में महदूद होकर रह गई थी, थानों से निकली नहीं थी। SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, DSP, SP का काम ये होता है कि वो एक स्टेप आगे जाए, ये 10 स्टेप पीछे आ जाते हैं। अच्छा, जब इस तरह बड़ा वाक़या, हाँ जी, ये इसी तरह, और उसमें देखा जाता है कि जो वो मुकदमे में नाम देना चाह रहे हैं, क्या वो उनके मुताबिक होंगे या उनके मुताबिक हो गए। जिनका कत्ल हुआ होता है मुल्ज़मान और होते हैं, लेकिन पुलिस उसमें ऐसा रोल अदा कर रही होती है जैसे उनका कोई कत्ल हुआ है, वो अपने नाम दे रहे होते हैं। मुकदमे का जो इंदराज है वही झूठ पर मबनी होता है, और जब झूठा पर्चा दर्ज होगा तो उसका अंजाम यही होगा कि कत्ल गारत बढ़ती चली जाएगी। अगर मुल्ज़म सही होंगे, शूटर सही पकड़े जाएंगे, पुलिस अपना काम करे, मुद्दईयान का काम ना करे, उनके मुताबिक ना चले। उन्होंने जो नाम दे दिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के तहत, तो उनको आप तफ्तीश लेके चलें। लेकिन हम पहले मुल्ज़म डिक्लेयर कर देते हैं, मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं, और बाद में पता चलता है नहीं जी ये इस मुकदमे का कोई सरोकारी नहीं था, ये इस केस में मुलविस नहीं था, और फिर वो बाइज़ बरी हो जाता है, वो केस खराब हो जाता है, केस खराब हो जाता है, असल मुल्ज़मान तक भी नहीं पहुंच पाते। इसी वजह से ये गलत मुकदमात का अंदराज, ये पहले तो मुद्दई के पास ही इख्तियार होता है कि वो दरख्वास्त देता है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन क्या पुलिस भी गाइड करती है उन्हें कि इस तरह से दरख्वास्त लिखी जाए, ये किया जाए? बिल्कुल, पुलिस की ही इसमें एक ये कबाहत कह लें कि वो आ जाती है, जिसमें वो मुद्दई को बताते हैं कि नहीं जी ताड़ा मुकदमा ना एवं कमजोर होना है, तो एवं मजबूत होना है। मजबूत इस तरह होगा, तुसी कहो कि मौके ते गवाह मौजूद थी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एक जबकि वो कोई भी नहीं मौके पे है, लेकिन उनको गवाह बना दिया है। बुनियादी झूठ पर होगी तो फिर उस मुकदमे का, फिर केस का हल क्या निकलेगा मुल्ज़म। लेकिन इस केस में जो उनकी अहलियां जवेद भट्ट की, वो तो साथ ही मौजूद थी, वो साथ थी, लेकिन जो बताया जा रहा है कि उन नवासे थे, वो तो थे ही नहीं अंदर, वो बिल्कुल वो FIR में तो भी नहीं डाला गया ना। क्यों बार बार उनको कर रहे हैं कि वो हैं? जिसने देखा है वो काफी नहीं है, सही, मगर वही है ना कि खतून है तो खतून का जो गवाह के तौर पे सामने आएंगी तो उसको वो उस तरह वो देख नहीं सकती। किसी को सामने बड़े को भी लाना है बच्चों के साथ, तो उनका भी, उनका बेटा भी आ गया था, वो भी देख रहा था, और फिर उन्हें पता ये चला कि इसमें 2 मोटरसाइकिल वाले आए और फरार होके चले गए। स्टोरी सारी पहले ही पता है, मुल्ज़म भी डिक्लेयर है, मुजरिम भी डिक्लेयर है, लेकिन फिर गैंगवार क्यों नहीं रुक रही अगर यही मुल्ज़म है? अब देखें ना, अमीर बलाज कत्ल केस में तीफी भट्ट यकीनन मनसूबाबंदी में वो मुलविस होगा, इस पे कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए, पुलिस को उस तक पहुंचना भी चाहिए। सही है, और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही, क्यों नहीं रसाई हासिल कर पा रही? क्योंकि वो बिरूने मुल्क है। और इसी तरह इस केस में हम देखते हैं कि इसमें तीफी भट्ट ग्रुप की आप कह लें कि जो सिक्स सेंस है इंतहाई तेज है। उसमें ये देखें कि उन्हें पता है कि अमीर मसहब यहाँ नहीं है, उसको मुकदमे में नहीं रखा। अच्छा, 109 में रख सकते थे वो टेक्निकली, या उन्होंने ये तो अक्सर दी है कि 109 कुछ नहीं होती, जिसमें 109 में रखा गया ना, तीफी भट्ट को भी 109 में रखा गया, इसको भी 109 में रख लेते। उनकी इन्फॉर्मेशन ठीक है कि वो बंदा यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये भी इन्फॉर्मेशन है उनके पास कि किसने कत्ल किया है, हम उनका नाम क्यों नहीं लिखवा रहे? लेकिन इस मुकदमे में जो असल बात ये है, हकाइक जो दुरुस्त हैं वो मुकदमे का हिस्सा बनाने चाहिए, ताकि जिसने ये जुल्म किया है, जिसने ये हरकत की है, एक कीमती जान ले ली है, उसको सजा मिले।
उसको सजा मिले। फिर ठीक है, दोबारा बात करते हैं। हमाद असलम साहब हमारे साथ ही मौजूद है। मियां इमरान अरशद साहब की तरफ रुख करते हैं। मियां साहब, ये लाहौर में चल क्या रहा है? आप बाकायदा इसको रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं, हालात वाक़यात बड़े संगीन होते चले जा रहे हैं। क्या इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद नजर आ रही है अब तक? सलमान, बेहतरी की उम्मीद तो तब होती है जब उसके लिए कोशिश की जाए। सही। अगर आपने इस्लामाबाद जाना है और आपका रुख मुल्तान की तरफ है तो आप इस्लामाबाद दुनिया का चक्कर लगा के शायद पहुंच जाएं, तो वो मुमकिन है, अदरवाइज आप नहीं पहुंच सकते। आपको कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं है। सिचुएशन इज कि इस गैंग वॉर में मुबैना तौर पर स्टेक्स बहुत आई हैं। जिन लोगों ने मसाइल को हल करना है, शहर को पुरअमन बनाना है, जिन लोगों ने आम आदमी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, और उससे भी बड़ी बात कि वो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि वो अवाम के रियासत के नौकर हैं और उनका काम अमन कायम करना है। पुलिस की बात कर रहे हैं। वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। सही। भाई, हम अपना पेट काट कर तनख्वाह देते हैं इनको, इतनी बड़ी मराहत देते हैं, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि उसी यूनिफॉर्म में मेरे मोतबर शेर की खाल में कई बदबख्त ऐसे भी हैं जो दोनों तरफ से खेल रहे होते हैं। क्या आपको नहीं पता कि इस मामले में क्या चल रहा है? सही। और अगर अफसरान को नहीं पता, बिलखसूस आई एम टॉकिंग अबाउट सीसीपीओ लाहौर, बिकॉज सीसीपीओ लाहौर का पुलिस की डोमेन में राजा है। मैं बात करूं आईजी पंजाब की, मैं पॉलिटिकल साइड पर अगर जाऊं तो मेरे जहन में मेरी बहन मरियम नवाज आती हैं। मैं उनको देखता हूं तो मेरी पहली नजर उन पे पड़ती है। ये तीन बड़े इन्होंने अब तक क्या इनपुट दी है? प्रॉब्लम इज विद द स्टेक्स कि आपने अभी रिसेंटली अरशद अंसारी साहब ने भी एक बात की, उन्होंने कहा कि यार खदेड़ के फेंको इनको सारों को। सही। ओसीयू के सिपाही से लेकर बड़े अफसर तक सारों को खदेड़ के फेंको। इतना बड़ा यार, लाहौर में 90s के बाद दोबारा गैंग वॉर आया है। चैप्टर 2024 खुल गया है गैंग वॉर का। ये मजाक नहीं हुआ। और वो नस्लें भुगत रही हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, इनको खदेड़ कर फेंकना पड़ेगा ओसीयू के लोगों को। आपको पर्सन ए टू पर्सन जी जब तक आप खदेड़ कर नहीं फेंकेंगे, इनकी जगह नए लोग नहीं लाएंगे, फ्रेश ब्लड नहीं लाएंगे। सर, क्या पुलिस इतनी निकम्मी हो गई है कि उनके पास ये 5-7 अफसरान के अलावा कोई अफसरान है? शकील भट्ट को तो उन्होंने मुअत्तल कर दिया। आपकी बात सुन ली है। दोबारा वापस आ जाएंगे, मैं लिख के दे देता हूँ, कुछ अरसे में वापस आएगा शकील भट्ट, आपको नजर आएगा। मेरा शकील भट्ट से कोई जाती मसला नहीं है, मेरा मसला है कि मेरे शहर का अमन खराब हुआ है, शकील भट्ट के शहर का अमन खराब हुआ है, ओसीयू के शहर का अमन खराब हुआ है। इनके बच्चों ने, मेरे बच्चों ने इस शहर में पलना है। खुदा ना खास्ता यहाँ शूटर्स की बातें हो रही हैं, या 50-50, 60-60, 80-80 हजार में शूटर की बात हो रही है। मेरा कलेजा कांप जाता है सर कि किसी के पास 50,000 रुपए है, वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक उसकी एक्सेस हो गई उस मार्केट तक, अल्लाह ना करे वो किसी के भी पैसे भर देगा, कोई मेरे भर देगा, कोई आपके भर देगा, क्योंकि दुश्मनियां आपकी भी हैं। किसी को मेरे अल्फाज से मसला हो सकता है, आउटकम क्या होगा? यहाँ पर हम सड़कों से लाशें उठाते रहेंगे, हमारे बच्चे लाशें उठाते रहेंगे। चलें दोबारा आते हैं, आपके बच्चे लाशें उठाते रहेंगे, क्योंकि जब बच्चा लाश उठाता है तो किसी अपने की उठाता है। बिल्कुल दुरुस्त। हमें इस चीज का खौफ क्यों नहीं है? व्हाई वी डोंट वांट टू मेक लाहौर सिक्योर? हमें बताया गया लाहौर सेफ सिटी है, हमने अरबों रुपया खर्च कर लेकिन निकला क्या? पता चला वो फुरपुर के कपड़े। लाहौर इज नॉट अ सेफ सिटी, ये झूठ है। मरियम बीबी को इस चीज को देखना चाहिए। मैं गुनाह मरियम बीबी के खाते नहीं डालना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि नाउ शी इज द रूलर, नाउ दिस इज हर जॉब कि वो इसको ठीक करें। सर, एविडेंस अब कहां से आना? आपने वो गाड़ी को देखा? मैं स्पॉट पे था सर। बिल्कुल सर, आपका क्राइम सीन यूनिट आ रहे हैं, आपकी फोरेंसिक एजेंसी आ रही है, पुलिस गाड़ी को इस मोहब्बत के साथ छू रही है जैसे वो किसी पार्क में आई हुई है। कोई दरवाजे को हाथ लगा रहा है, कोई स्टीयरिंग को हाथ लगा रहा है। और मैंने पूछा तो ये शवाहिद खत्म हो रहे हैं, ये मुझे बताया गया इंदे जो केड़े शवाहिद लेने ने। अच्छा सर, मैं बताता हूँ, शूटर जब शूट करता है, अगर वो गलती से भी उसका गाड़ी को वो चेज कर रहा है, उसका हाथ लग गया गाड़ी को, पूरी गाड़ी पर कहीं से आपको फिंगरप्रिंट मिल सकते थे। सर, आप बहुत आसानी से, आप अंधे कैमरों के चक्कर में बैठ रहे हैं, आप उस गाड़ी से फिंगरप्रिंट उठा सकते थे। यानी पुलिस वहां लेट पहुंची है, हैपनिंग हुई है, पहले तो पता ही नहीं था ना कि मारा कौन गया है। सही। पुलिस आ गई हुई थी, कार्डन हो गया था, एसपी मौके पर मौजूद था। आपने शवाहिद डिस्ट्रॉय किए हैं, आपने जब वो डिस्ट्रॉय किए हैं तो उसका नतीजा अब आप भुगतेंगे। लेकिन लाहौर में फोरेंसिक साइंस और पता नहीं कौन कौन सी सहूलियात है। साइंस एजेंसी का कसूर नहीं है, वो तो जब आएंगे तो एविडेंस लेंगे ना, वो तो बड़ी ताकीद से आते हैं। सर, गाड़ी रोड के सेंटर में फायर हो रहा है,
सर फोरेंसिक जब पहुंचती है तो गाड़ी लेफ्ट साइड पे खड़ी है, साजा माजा ताजा गामा फीका तेली सारे उसके ऊपर चढ़ गए हैं। हाँ सर, सब लोग, पुलिस आकर उसको इस मोहब्बत के साथ छू रही है जैसे ना जाने वहां पर आपने उसको तबरक लेना है। सर एक बंदा अंदर मरा पड़ा है, उसकी बीवी जख्मी पड़ी है, वो एम्बुलेंस में बैठी है। माय प्रॉब्लम है कि आपने एविडेंस नहीं प्रॉपर कलेक्ट होने दी है, इसमें फोरेंसिक को कसूरवार नहीं। सर पहली जिम्मेदारी मौके पर पहुंचने वाले पहले जवान की क्या होती है कि उसने आकर एविडेंस इंटैक्ट करना है। अब आते हैं दूसरी तरफ, एक तरफ है ट्रका वाला फैमिली, दूसरी तरफ है टीफी ग्रुप। आपने दोनों को इनसिक्योर कर दिया और खुदा ना खास्ता अगर ये एक दूसरे से डर कर हमला एक दूसरे पर करते रहे कि हम पे ना हो जाए। चेंज चल रही है ना सर, पहली दफा टीफी फैमिली का बंदा मर रहा है, सर बहनोई मारा गया, और अभी जो लोग जानते हैं वो ये कहते हैं कि आपने टीफी नहीं मारा, आपने टीफी का बहनोई नहीं मारा, आपने टीफी को जख्मी करके छोड़ दिया है। हाँ जी, वो जख्मी हाँ, ज्यादा खतरनाक आपने जख्मी करके छोड़ दिया है। सो आई मस्ट बेग द पीपल हु आर रूलिंग द नेशन, हु आर रूलिंग द सिटी, कि भाई उस वक्त से डरें कि ये कांटा आपके गले में फंस जाए, आपसे ना इसको अंदर निकला जाए, ना आप इस कैपेसिटी में हो आप इसको थूक सकें। और आपके वो लोग जो हर डेरे दे पुराने ने, सर आपको पता है ना हर डेरे दा पुराना की होता है सर, वो बदबख्ती फैलाता है, और वो ही उन्हीं लोगों ने तो ये दुश्मनी को यहाँ तक पहुंचाया। तफ्तीश भी करवाते हैं उनसे, वही तफ्तीश करते हैं, वही एहसन शाह को मारते हैं, आप ही में वही मौके पर मौजूद होते हैं, आप ही में रजी पुजी, आप ही मेरे बच्चे जीवन। सारी पुलिस के पास 2, 4, 5, 7 अफसरान के अलावा बंदा ही कोई नहीं है, तो फिर इनको को OLX पे डाल दें या OLX से नए बंदे खरीद लें। नाजरीन आपने सुना मियां इमरान अरशद ने भी बड़ी तल्ख और हकीकत के बहुत करीब बातें की कि किस तरह से अमन कायम किया जा सकता है। जो करीब लोग जिनके मफादात वाबस्ता होते हैं, ख़ास तौर पर हमारे कुछ पुलिस के जो लोग हैं वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, इन सब को साइड पे हटाना होगा और फिर जाकर अमन कायम हो सकता है और बेहतरी आ सकती है। और इस वक्त लाहौर की जो सूरत हाल है वो बड़ी अफसोसनाक है, दर्दनाक है। हम भी दुआगो है कि हमारा लाहौर जो है वो अमन की तरफ जाए, वहाँ पर कोई दुश्मनदारी ना हो, कोई भी बच्चा अपने ना करदा गुनाहों की सज़ा भुगते, अपने दादा की दुश्मनी में उसे गोलियों से छल्ली कर दिया जाए, या वो किसी का बहनोई हो तो उसे रास्ते में जाते हुए कत्ल कर दिया जाए। उन बच्चों का क्या कसूर है जो यतीम हो जाते हैं? उन बच्चों का क्या कसूर है जिनके छोटे भाई को मार दिया जाता है? उन बच्चों का क्या कसूर है जिनकी वालिदा जख्मी हो जाती है? तो ये तमाम लोग क्या कसूर कर बैठे हैं? वो ख़वातीन क्या कसूर कर बैठी हैं जिन्हें बेवा कर दिया जाता है? वो बहनें जिनके भाई छीन लिए जाते हैं? ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या तनाज़ा है, ये सब आपको पता है। लेकिन इसमें किरदार किसने अदा करना है? हुकूमत ने किरदार अदा करना है, रियासत ने किरदार अदा करना है। रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, इन दुश्मनियों को ख़त्म करवाना चाहिए। और हम दुआगो हैं कि हमारा लाहौर पुरअमन हो और किसी को ना करदा गुनाहों की सज़ा हरगिज़ ना मिले। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।